Okay. सर एक थर्ड क्वेश्चन भी बता दो। Yes. Second question. थर्ड Third क्वेश्चन बता doubt. दो। Third question. मुझे निकालना पड़ता है इसमें। Okay. थर्ड है। यस सर। देखो थर्ड है, मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व्ड ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। कर्व्ड ट्रैक का रेडियस कितना दिया है? 500 मीटर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.5 है। द स्पीड अवॉइडिंग स्किडिंग, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन ही इसको एमबी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल रोड है तो फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एन होगा, ठीक है, और एन इक्वल्स टू एम जी होगा। तो एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वी हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर। ये फॉर्मूला हो गया अवॉइड स्पीड, जिससे मैक्सिमम स्पीड जिससे स्किडिंग को अवॉइड किया जाए, ये है अंडर रूट म्यू जी आर। मैक्सिमम मैक्सिमम ही क्यों होगा? क्योंकि अपने को पता है कि फ्रिक्शन लेस इक्वल्स टू म्यू एन होता है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर लेस इक्वल्स टू म्यू एम जी होगा। यहाँ पे वी शुड बी लेस इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर होगा। जब अपने को पता है कि x लेस इक्वल्स टू 5 होता है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक उसी तरह से v की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू की वैल्यू क्या मैंने g पता है, रेडियस पता है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ओके सर। और So question 22. क्वेश्चन 22, two persons are holding a rope of negligible weight tightly at its end so that it is horizontal.
If 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which now no longer remains horizontal, the minimum tension required to completely straighten the top. देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक रोप है और इसको आपने टाइट कर दिया दो एंड से और बीच में आपने एक वेट लगा दिया। इस वेट के कारण ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये रॉड जो रोप होगा वो हल्का सा डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वेट है W, इधर टेंशन T है, इधर भी टेंशन T है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। T का जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों साइड से होगा वो 2T cos थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 2T cos थीटा शुड बी इक्वल टू W होना चाहिए। ठीक है, अब T इज इक्वल टू क्या होगा, W/2 cos। देखो अगर रोप को कंप्लीटली स्ट्रेटेन करना है, सीधा करना है, तो थीटा 90 डिग्री होना चाहिए और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 होता है 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस केस में जो टेंशन होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। Okay, sir. सर एक क्वेश्चन नंबर 24 इसी का। 24 देखो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l हेड वर्टिकली बाय फिक्सिंग इट्स अपर एंड टू द रिजिड सपोर्ट। अपर एंड रिजिड सपोर्ट पे लगा हुआ है और चेन का मास m है और लेंथ क्या है, l है। अच्छा, इसके टेस्ट के सबसे फर्स्ट में कौन था इस टेस्ट में? सर अक्षत। अक्षत मैं, यस सर। अक्षत, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकेंड, थैंक यू सर। अक्षत तुम ही हो। अच्छा, सेकेंड Sir Vanshika. वंशिका। यू आर वंशिका? Yes, sir. ओके वंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, थर्ड, sir. अंकुश। मतलब एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 550 प्लस जिसके आते हैं अभी आए हैं इस टेस्ट में वो सब सही पोजीशन पे हैं। ठीक है, इससे कम जिनके आए हैं उनको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। लगातार ये जो टेस्ट है आपका वो आपके साथ शेयर हो चुका है, तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि हर टेस्ट में 600 प्लस 700 प्लस इतनी कोशिश करनी। देखो अगर आप ये सोचते हो तो फिर आपको ना नंबर से मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, ना इससे मतलब है कि बाकी कौन क्या कर रहा है। चल पेपर है और आप हो और बीच में 700 प्लस मार्क्स, नथिंग एल्स। ठीक है, सर ओके। हाँ हाँ बोलिए। इस पेपर में एक मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अपन आंसर शीट फिल करते हैं ना ओएमआर शीट, तो सर हाँ मतलब हाँ, आंसर मैंने सही फिल किया था, मेरे 3 आंसर मतलब रॉन्ग आ रहे हैं सर, और आंसर शीट मतलब जो आंसर की क्यों? कल सर ने भेजे थे ना उसके हिसाब से भी सही थे मतलब। तो उसमें गलत आ रहे हैं वो? हाँ सर उसमें गलत शो हो रहे हैं सर वो। अच्छा अच्छा, हो सकता है टेक्निकल अमिका कुछ मैम हो। को भी बताया था मैम मैंने, तो मैम ओके बोली मैं ओके, कल बात करके बताता हूँ आपको। ठीक है। तो मुझे भी एक बार देख लेने दीजिए। अंकुश आप बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक। ओके ठीक है देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर और कौन सा है? 24 है। देखिए जो 24 है, a chain of mass capital में लेंथ L held vertical by fixing its upper end to the rigid support, the tension in the chain at a distance y from the rigid support क्या होगा? देखो यहाँ पे y from the rigid support बताना है, यहाँ पे टेंशन, राइट? तो ये सारा तो सपोर्ट हो गया, अब इसको आप सपोर्ट समझे और इसके नीचे कितना मास है, तो टोटल लेंथ ये बच गया L माइनस वाई, तो M बाई एल होगा यूनिट लेंथ का मास, एल लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ का एम, एम बाई एल, इसलिए एल माइनस वाई का जो मास होगा वो एम बाई एल, एल माइनस वाई होगा, है ना? तो इनटू जी कर देंगे। ये इतना वेट इस पॉइंट पे आ रहा है ना भाई, टेंशन यहाँ पे किस चीज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वेट ऑफ द रोप के कारण।
तो जब आप y लेंथ नीचे आप बात कर रहे हो तो y ये तो अब यहाँ तक सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट के नीचे टोटल मास कितना है, तो L माइनस वाई का लेंथ का मास कितना है, L लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का m बाई एल, इसलिए L माइनस वाई का ये वो मास आ गया, g से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए आंसर आ गया। टेंशन। सर एक बार ओके 35 सर। भी बता दो। पेपर बहुत इजी था। The distance x covered in time t by a body having initial velocity v naught and having a constant acceleration x is equal to अपने पास है v naught t plus half a t square। देखो जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना, एक्चुअली जब आपसे कहा जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, तो द रियल लॉ ऑफ फोर्स इज ओनली न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कुड बी derived from the second law. So all the kinematical equations is also the result of Newton's second law of motion. The answer should be Newton's second law. यस सर। हम्म। देखो ये जितने सारे पॉइंट्स है ना, सो राइट इट ऑन ए सेपरेट नोट और एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये सेम पॉइंट आपको अगले नीट तक याद रहे गारंटी नहीं, फिर वहां पे फिर सेम मिस्टेक होगा। तो राइट ऑन दैट इन अ सेपरेट थिंग जहाँ पे आप रिवाइज कर सकते, थोड़ा स्मार्टली स्टडी कीजिए। और बोलिए। नो डाउट, चलिए आगे। सर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें से डाउट है। होमवर्क था, पूछिए मुझे, डाउट पूछिए। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज ए का थर्ड। इन चैप्टर एक्सरसाइज पेज नंबर बताइए। सर 18 चैप्टर रोटेशनल। सेंटर ऑफ मास का तो बताया था ना। ओके, तो इस इन चैप्टर एक्सरसाइज ए का थर्ड थर्ड। थर्ड सी है। हाँ ये होमवर्क दिया था, बाकी बच्चों ने किया नहीं क्या? यार आप काम करते रहो यार, देखो जो काम यस सर। देता हूँ ना, काम आप लोग करते रहिए। देखो आप लोग बड़े बच्चे हो, ठीक है, 11th वाले बच्चे को डांट लगा देता हूँ, आप लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। एक बार बोल दिया आपको, काम कर लेना चाहिए। Two particles having mass ratio n:1 are interconnected by a light inextensible string that passes over a smooth pulley। ये पुली है, इसमें मास इधर m है, तो इधर का जो मास है वो हमारा nm है। If the system is released, मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन a इधर होगा तो इसका एक्सेलेरेशन a इधर की तरफ होगा। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे विद वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो इसका मास m है इंटू एक्सेलेरेशन a, इसका मास है nm इंटू एक्सेलेरेशन है माइनस a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज m प्लस nm। आ गया समझ? यस सर। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हम मास कॉमन ले लो a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई m कॉमन ले लेंगे इधर 1 प्लस n, ठीक है, और डिवाइड m से n कैंसिल हो गया, दैट इज 1 माइनस n बाई 1 प्लस n इंटू a। अब a अपने को पता है, ये होता है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इंटू g बाई nm प्लस m। तो ऑब्वियसली हो जाएगा n माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटू g। एक ही जगह पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब स्क्वायर वाला जो होगा आंसर वही होगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल सर स्क्वायर इंटू g। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
सर एक इसी में 7th क्वेश्चन बता दीजिए सर। If the net external force acting on a system is zero, then the center of mass must not move, must not accelerate, हाँ may सर move, ये may तो, accelerate, लेकिन इसमें सर दोनों must ऑप्शन दे not, रखे हैं, must 2 not या 3। accelerate, must not accelerate, और दूसरा मे मूव। एक तो may move, हाँ may move, ये भी करेक्ट। क्यों? तो सर दोनों क्योंकि ऑप्शन होंगे इसमें। एक्सलरेट एक्सलरेट नहीं होगा अगर सेंटर ऑफ मास जीरो है तो। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, और सेंटर ऑफ यस मास सर। अगर जीरो होगा तो दो ही बात हो सकती है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट अगर होगा तो पहले से अगर चला रहा है तो आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना। यस सर। एक्सलरेट होने का ये मतलब होता है कि या तो रेस्ट में रहेगा या तो मूव कर सकता है, बट मूव करेगा तो कंडीशन ये होगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यस सर, मतलब सर दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें ना, 2 और 3। हम्म हम्म। ओके सर। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। ये आपको आज देखते हैं सेंटर ऑफ मास के बाद हम पिछले कॉन्सेप्ट्स में देख चुके थे, आज हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमने चूंकि रोटेशन से स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो एक्सिस के अबाउट या पॉइंट के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो जब भी मास किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, कोई भी पॉइंट मास या कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इस मास का एक इनर्शियल प्रॉपर्टीज, जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में मास का रोल होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल। मतलब जिस बॉडी का मास जितना अधिक होता है उसकी ट्रांसलेशनल इनर्शिया उतनी अधिक होती है। ठीक उसी तरह से जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होता है तो उसकी रोटेशनल इनर्शिया अधिक होती है। रोटेशनल इनर्शिया का मतलब हो गया टेंडेंसी टू मेंटेन द रोटेशनल प्रॉपर्टीज। if it is if it is at rest, then it wants to be at rest. If it is in motion, then it wants to मेंटेन इट्स मोशन, राइट। तो रोटेशनल प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब करने के लिए एक इनर्शिया सोचते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं। कोई भी एम मास का पार्टिकल अगर एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो एम आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एम आर स्क्वायर, यहाँ पे आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे अगर मोर देन वन मासेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n जितने भी पार्टिकल्स है उस एक्सिस के अबाउट, है ना, या जिस पॉइंट के अबाउट आप सर्कुलर मोशन सोच रहे हैं इसका, तो इस पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए इससे जो एक इमेजिनरी लाइन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। हर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। पहले तो एम आर स्क्वायर में आर क्या है, तो आर है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो क्लियर हो चुका है। अब फिर बात करेंगे इसमें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लेते हैं, और जिस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है उस पॉइंट की जीरो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो यहाँ तक दो पॉइंट क्लियर हो गया। अगर सिस्टम के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स स्टडी कर रहे हैं तो एक सिर्फ पॉइंट मास की बात हम नहीं करेंगे, जितना भी ज्यादा मासेस होगा सिस्टम के अंदर उसका उतना ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया होगा, है ना। प्लस जितना क्लोज होगा मास एक्सिस से उतनी कम उसकी रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है,
और if the moment of inertia increases, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो हम इसमें बोलते हैं ये कि रोटेशनल इनर्शिया इसका इंक्रीज करके। रोटेशनल इनर्शिया का मतलब हो गया टेंडेंसी टू अपोज या रेसिस्ट द चेंज इन मोशन, रोटेशनल। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दो मास है, दोनों मास एक स्ट्रिंग से लगा हुआ है और ये मास बिल्कुल ही यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr1 square plus mr2 square. So mass into this will be r1 square plus r2 square. So moment of inertia I will be m into r1 square plus r2 square. सर ये कौन सा वाला मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? ये दोनों मास रोटेट कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये पेन है और ये फिंगर हो गया और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ये दोनों मास क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे से घूम इस एक्सिस के अबाउट। जितने भी मास एक्सिस के अबाउट घूमेंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके सम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन, ठीक है, अब इसका मान लो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है पर इसमें पास करता हुआ और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ वो इस प्लेन ऑफ रोटेशंस के हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस मास से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इस मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इस मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है a/√3, ये हो गया m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। टोटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया तो ये ma स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास स्क्वायर है, यहाँ पे ये 4 मास है, 4 पॉइंट मास आर रिजिडली अटैच्ड टू ईच अदर, मतलब ये लाइट रॉड है जिससे ये अटैच्ड है। मान लो कि मैंने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा क्या है, जो एक्सिस है वो इस दोनों मास से पास कर रहा है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। यहाँ पे दो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है और इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2ma²। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मास है, इधर दो मास है, इन दोनों को मिलाने वाला ये लाइन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा टिल्टेड है, थीटा एंगल। अब यहाँ से साफ पता चलता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चूंकि टिल्टेड है तो r इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। इफ दिस इज थीटा, ये r है तो दिस विल बी r sin थीटा और ये भी क्या होगा, r sin थीटा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m r sin थीटा का होल स्क्वायर और इसका 2 टाइम्स, दैट इज दो मास है ना, तो ये हो जाएगा 2m r² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सर एक बार पीछे वाला स्लाइड शो करना। सर यहाँ इससे पे आगे कोई वाला। डाउट? इससे आगे वाला ये वाला, ये फिर उसके बाद ये तो दो है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप सर बता स्क्वायर दीजिए। वाला केस समझ में नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर वाला केस मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर है, ये मास है ना, ये मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है कि मास से भी पास करे, हो सकता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लिया है वो इधर से पास कर, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकता है कि नहीं आप इमेजिन कर सकते हो। इसको आप एक एक्सल मान लो और इस पूरे जो यस ये सर। दो मार्क है उस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे अंदर की तरफ। यस सर।
तो ऑब्वियसली ये दो मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाइक कर रहे हैं, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0। और ये जो दो मास है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और ए पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² एक का, फिर दूसरे का ma², टोटल हो गया टोटल हो गया 2ma²। मान लो यही चीज आपसे मैं पूछता हूँ, नाउ द स्क्वायर ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, साइड लेंथ ये है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई वांट योर रिप्लाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस डायगोनल जो एक्सिस है ना उसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, स्क्वायर है। 2m²। 2m²। और किसी का डिफरेंट आंसर इससे? तरह से दिमाग लगाइए। सर ma स्क्वायर। स्क्वायर यस सर, m²। सर ma/√3 स्क्वायर। ma² आई थिंक ma इससे ही square। हो। देखिए ma² क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि स्क्वायर स्क्वायर के यहाँ पे अगर हम बात करें, स्क्वायर का डायगोनल्स 90 डिग्री पे होता है, मतलब यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक डायगोनल एक्सिस हो गया, दूसरा डायगोनल ये डिस्टेंस है, तो 90 डिग्री पे होते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में। तो इसको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ ऑफ द डायगोनल्स कितना होगा, a/√2। √2 ये होता है टोटल डायगोनल की लेंथ, तो इसका हाफ हाफ करेंगे तो कितना होगा, √2a/2, दैट इज a/√2 होगा कि नहीं। तो अब मास इंटू a/√2 का होल स्क्वायर और इंटू 2 दो मास है, तो ये ma²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ma²। क्लियर? कोई किसी को दिक्कत है पूछ सकते हैं। देखो अभी स्टार्टिंग का Yes, बेसिक sir. है, इकट्ठा मत कीजिए डाउट्स को, क्योंकि यही चीज डाउट्स होते 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 पूरा हैंग कर जाता है, तो बताते हो सर समझ में नहीं आया, इसलिए स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए, मुझे भी कम मेहनत हो। पूरे चैप्टर के बाद आप बोलेंगे तो हमारी भी मेहनत बढ़ जाती है और आपका भी टाइम खराब हो, तो इसलिए पहले ही बता दीजिए कि सर ये नहीं है, तो एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से बताऊंगा। बहुत सारी जैसे बहुत बेसिक प्रॉब्लम, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं, डिस्टेंस में दिक्कत है, तो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको आप इमीडिएटली बेसिक को क्या करिए, दोस्तों से मदद लीजिए, मेरे पास साइड में आकर के क्लास से बाहर समझ लीजिए। क्लास के अंदर एंगल निकालना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइड लेंथ, ये सब बेसिक बेसिक 9 10th 8th की चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप साइड में कर। हाँ, फिजिक्स में जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो जैसे नहीं आता है अब बता। तो इसके आगे हम देखते हैं जैसे फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी की जब हम बात करते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है dm(x²) का रूट। यहाँ पे देखो जो dm है वो पहले एलिमेंट्री मास है जो रिजिड बॉडी का हमें यूज करते हैं, और x है dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम रॉड की बात करते हैं, मास m है, लेंथ l है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट मास तो डिस्क्रीट पॉइंट मास होता है, तो हमें लोकेशन मिल जाता है कि अच्छा ये पॉइंट मास है, उसका एक्सिस से डिस्टेंस। अब यहाँ पे तो ये रॉड है तो इसका हमें तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक्स पे एक dx लेंथ का जो एलिमेंट्री लेंथ है रॉड का वो हमने एज्यूम कर लिया, और इसका मास हमने निकाल लिया m/l dx, यही हमारा dm है। यूनिट लेंथ का m/l, इसलिए dx लेंथ का m/l इंटू dx। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक्सिस के अबाउट जो डी होगा वो होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एलिमेंट्री मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करते हैं, x की लिमिट 0 से l, तो ये होगा m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू बाई 3 है, ये है 0 से l, तो दैट इज इक्वल्स टू m बाई एल इंटू एल क्यू बाई 3, एल से एल स्क्वायर, दैट इज 1/3 m l स्क्वायर। मतलब रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट, वो होता है 1/3 m l स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यदि हम इस एक्सिस के अबाउट बात करें जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है, वो होता है 1/12 m l स्क्वायर। इसमें भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बिल्कुल सेम होगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। यदि हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, देखो सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से पास करने के लिए लिमिट -l/2 से +l/2, आधी लेंथ इस सेंटर ऑफ मास से पीछे है, आधे लेंथ आगे, तो हम -l/2 से +l/2 इंटीग्रेट करेंगे तो 1/12। दो चीज हमने जाना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी तरह से हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, अबाउट वन एंड क्या होगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, तो कितना इंटीग्रेट करते रहे, राइट। तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स भी है। अब इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस, ये अपने पास दो थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझिए, कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी शेप का हो, प्लेनर हो, वॉल्यूम वाला बॉडी हो, स्फीयर हो, कोन हो, डिस्क हो, रिंग, रॉड, हर जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि हमें एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, वो एक्सिस के अबाउट यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और कोई दूसरा एक्सिस हमें लेना है, ठीक है, एक्स एक्स डैश मान लो, विच इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है और डी डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश के अबाउट होगा ICM प्लस MD स्क्वायर। बिल्कुल ये फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, इसको यूज करना है। ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा ना, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, ठीक है। जैसे हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास आपको सेंटर पे है, तो इससे इसका मतलब है इनफाइनाइट इसके रेडियस होंगे, वो जितने भी रेडियस वाले हैं, जितने भी डायमीटर वाले हैं, वो सारे ICM है। और इस एक्सिस के अबाउट हो सकता है कि अगर हम इसके पैरेलल बात करें तो ये डिस्टेंस D ले लेंगे, इस एक्सिस के बात करें तो इसके पैरेलल हम ये ले लेंगे, इससे डिस्टेंस D पे होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एक्स एक्स डैश है वो बॉडी से भी पास हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, स्पेस में कहीं भी हो सकता है, बट कंडीशन शुड बी कि बोथ शुड बी पैरेलल, क्लियर, ओनली कंडीशन। उसके बाद जो सेकंड सेकंड है अपने पास, वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि इसमें आप देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर लैमिनर शीट। मतलब ये सिर्फ ऐसे बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें वॉल्यूम नहीं। जैसे कोन के लिए अगर आपसे कहा जाए कि तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम is only applicable
फॉर द लैमिनर शीट। लैमिनर का मतलब होता है प्लेन, और जो पतले वाली शीट होता है, जैसे आपके पास मान लो कि आपके पास कॉपी का जो शीट है, पेपर, उसको भी आप शीट मान सकते हो। तो लैमिनर शीट के लिए ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है कि जो भी शीट जिस प्लेन में लाई कर रहा है, सपोज दिस प्लेन इज एक्सवाई प्लेन में बॉडी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस भी होगा, ये आई एक्स है, अबाउट वाई एक्सिस होगा, है ना, वाई के अबाउट घुमाएंगे तो ये आई वाई होगा। तो कह रहा है कि जो आई जेड होगा वो हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल। यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट कोइंसाइड, मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि ओरिजिन शुड बी लाई एट द सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। हमें कंडीशंस क्या है कि लैमिनर शीट होना चाहिए, जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास पे लाई कर भी सकता है, सेंटर ऑफ मास पे लाई नहीं भी कर सकता है, बट Iz is always equals to Ix plus I, not only Iz। यदि मान लो लैमिनर शीट XZ प्लेन में है, नाउ Iy is equal to Iz plus Ix होगा। तो दिस थ्योरम इज रेडी टू यूज। यहाँ पे लैमिनर शीट के लिए एप्लीकेशन नाम है कि जो दो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो थर्ड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले दूसरे का सम होगा, Iy is equal to Iz plus Ix। इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बहुत चीजों को इजी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड दो थ्योरम, कुछ ऑब्जर्वेशंस की आप समझ लीजिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस है उसको आप ध्यान रखें, ये आपको काम आएगा। ये ऑब्जर्वेशंस एक टेक्निक्स है, दिस नॉट रिटन इन द बुक, ये सिर्फ टेक्निक्स है। ऑब्जर्वेशंस क्या करता है कि मान लीजिए कि अपने पास एक्सिस है और एम मास का एक बॉडी है, इधर एम मास एम मास एम मास, ये सारे मास इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस ऑन टू एन टाइम्स जितने भी मासेस हैं, ठीक है, जितने भी मासेस। अब चूंकि आर डिस्टेंस सब में कॉमन है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एम प्लस वन प्लस एन टाइम्स जितने भी मासेस हैं। इसका ये मतलब हो गया ये आर स्क्वायर हो गया टोटल मास। इसका ऑब्जर्वेशंस क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस ये करता है कि यदि masses are at the same distance from the axis of rotation that can be put together, उसको एक साथ आप रख सकते हो। मतलब हमने क्या किया, जितने भी सारे मासेस हैं उसको स्क्वीज कर दिया एक जगह पे, इकट्ठा करके इसको एनएम मास हमने डाल दिया एक ही जगह पे, डिस्टेंस आर पे। हमने मास को पैरेलल टू द एक्सिस ट्रैवल कराया है और इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ एलिमेंट्री मास की अगर हम बात करते हैं, एक यहाँ पे एलिमेंट्री मास है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्री मास है, ठीक है, और ये सब एक्स एक्स डिस्टेंस पे, ये सारे पॉइंट मास है। लेकिन जब हमने, क्योंकि ये सारे मासेस को हम एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करा के एक शेप दे सकते हैं, तो हमने इसको रॉड बना दिया और ये रॉड एम मास का है, लेंथ एल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको बताना है तो ऑब्वियसली इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम एक्स स्क्वायर हो, चाहे शेप चाहे जो भी हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यू कैन आस्क। सर अगर ये मास परपेंडिकुलर है तब तो सर नहीं बने ऐसा। नहीं, मास मतलब कंडीशन शिफ्टिंग में एक कंडीशन हमारे पास साथ लेके चलना है कि डिस्टेंस शुड नॉट चेंज। डिस्टेंस चेंज होगा तो फिर आप मास को पैरेलल टू द एक्सिस ट्रैवल करा ही नहीं पाएंगे। यस सर, वो पहले ठीक है?
दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है अपने पास कि जो कट पार्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, मैंने कहा आपको कि एक डिस्क है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, passing through the center of mass or passing through the point O. This one is disk. Mass m and radius r है. The moment of inertia of this disk about the axis passing through the point O or center of mass, ये हमारा ICM. मैंने इस डिस्क का एक सेक्टर ले लिया जिसके भी मास, एक डिस्क का एक सेक्टर ले लिया having the same mass. After the rotation इन फुल फेज आप देखोगे कि इस सेक्टर का रोटेशन भी एक डिस्क का शेप ले लेगा, है ना। ये चीज क्लियर हुआ। डिस्क Yes, का sir. जैसे अपने पास पूरा डिस्क है और एक हमने एक क्वार्टर डिस्क ले लिया या कोई भी सेक्टर ले लिया एट एन एंगल थीटा वाला, और इसको अगर हम उसी डिजाइन से उसी फैशन से यदि हम रोटेट कराते हैं उस सेम एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट चेंज। यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, तो इस सेक्टर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मतलब पार्ट, या हम कह सकते हैं कि जैसे कि थीटा पार्ट है या 60 डिग्री का सेक्टर है, 30 डिग्री का सेक्टर है, 90 डिग्री का सेक्टर है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर पार्ट। ओके, ये दो ऑब्जर्वेशंस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस दो ऑब्जर्वेशंस को आप आगे भी यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशंस एक मिसकॉन्सेप्शंस है जिसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। मिसकॉन्सेप्शन क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दिमाग में क्या आता है कि हम अक्सर ये कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे एक एक्सिस दे दिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया I, अब आपको इसके अबाउट निकालना है, तो दिमाग में आता है कि एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, d डिस्टेंस पे है तो I x x डैश को I प्लस एम डी स्क्वायर कर देते हैं। दिस विल बी रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग क्या है? सेंटर यहाँ ऑफ पे मास से कौन सा पास नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा है, राइट? तो वो वही हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि भाई ये एक सेमी सेमी सर्कुलर रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 क्या होगा? ये डिस्टेंस सेमी सर्कुलर रिंग है तो ये R होगा। स्टूडेंट उसमें ऑप्शन में रहता है I1 प्लस m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r के इक्वल है, तो I1 प्लस एम आर स्क्वायर कर देते हैं, बट दिस कॉन्सेप्ट विल बी रॉन्ग। तो इसको कैसे करें, कैसे अप्रोच करें? कुछ आइडिया बताओ कि जैसे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया, ये बात पता आपको चला, क्यों रॉन्ग है आप इसमें बता दीजिए। किन्होंने बोला था अभी अभी जस्ट इससे पहले जब आप तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं ना एक एक्सिस। एक सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, और क्यों? क्योंकि अपने को अभी मैंने लिस्ट में भी दिखाया था कि सेमी सर्कुलर जो रिंग होता है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे नहीं होता, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ पाई डिस्टेंस।
ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 2r/π डिस्टेंस पे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है आईसीएम नहीं दिया होता है। देखो इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट हमें नहीं पता है और हमें आई पहले निकालना है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पैरेलल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब पहले हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकाल लेते हैं, इसको हम आई पैरेलल एक्सिस में से md² को माइनस कर देते हैं तो आईसीएम निकल जाता है। फिर जब सेंटर मास के अबाउट आ गया तो अब ये वाला जो एक्सिस है उसके ये पैरेलल है, तो फिर पैरेलल एक्सिस पे हम लगा देंगे। एक बार सबसे पहले हम सेंटर मास के अबाउट निकाल लेंगे, फिर हम उसके पैरेलल कहीं भी किसी एक्सिस के अबाउट। अगर मान लो कि क्वेश्चन आता है तो बहुत ही टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है, सेंटर ऑफ मास का लिस्ट आपको याद है ना, सब बता दिया था मैंने आपको, कॉपी में देखिएगा। यस सर। सर ये इन्वर्टेड वाला दोबारा बता दें एक बार। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि आपको कोई भी बॉडी अगर दिया होता है, तो जैसे मान लो कि रिंग है, रिंग का ही होता है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पूरा अगर कंप्लीट रिंग होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता, लेकिन जब हम इस पार्ट को हटा लेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग बनाएंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया। अपने को ये एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, इसके अबाउट पूछा जा रहा है, ये हमें नोन है और ये हमें पूछा जा रहा है क्या हो। तो हमें डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस तो हम नहीं लगा सकते, तो बीच में हम क्या करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेंगे। सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो इसका तरीका क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश को एक्स एक्स डैश मान लेते हैं, तो एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डी की जगह पे 2r/π हो गया, तो आई एक्स एक्स डैश जो होगा वो अपने को मान लो आई है, और आईसीएम आपको निकालना है, डी हो गया 2r/π डिस्टेंस। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, आईसीएम ही निकाल लेंगे। आईसीएम निकाल लिया, अब आईसीएम निकालने के बाद हम अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये सेंटर ऑफ मास वाला और ये वाला जो है वो आपस में पैरेलल है। डायरेक्ट हम पैरेलल नहीं लगा सकते थे, बीच में हम पहले सेंटर ऑफ मास निकाल दिए फिर पैरेलल लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दिस थिंग इज नॉट रिटन इन बुक, बट इसको आप बोल सकते हो एक तरह से आपने इन्वर्ट करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ some geometrical shapes about its own axis। about its own axis का मतलब ये हो गया कि जिसके अबाउट डे टू डे लाइफ में आप उसको मानते हैं। जैसे डिस्क है तो डिस्क जो है एक्सिस ऐसा होता है, इसके अबाउट ऐसे घूमता है, बट जैसे डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का जो अपना ओन एक्सिस हो गया वो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ इस डिस्क के परपेंडिकुलर है ना। तो इसके अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ। अगर रिंग की बात करें, मास एम रेडियस आर, फिर इसके ओन एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, के बाद सॉलिड कोन, पी बाई 10 एम आर स्क्वायर।
के बाद हॉलो कोन, हाफ एम आर, ओके। उसके बाद देख लीजिए, से रिंग का ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। यदि अपने पास रिंग के डायमीटर के अबाउट बात करते हैं, रिंग है अबाउट डायमीटर, ये होगा हाफ एम आर। डिस्क है अबाउट डायमीटर पासिंग टू सेंटर ऑफ मास 1/4 एम आर, हाफ हाफ होगा। उसके बाद जैसे सॉलिड सिलेंडर है, देखो सॉलिड सिलेंडर है तो बिल्कुल डिस्क की तरह ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखो ये जो डिस्क, ये सॉलिड सिलेंडर है वो डिस्क से मिलके बना होगा, बहुत सारे डिस्क होंगे। अगर ये सारे डिस्क को सबको हम एक साथ रोटेट करते हैं, जैसे आपके पास कॉइन है, बहुत सारे कॉइन को अगर आप मिला दोगे एक के ऊपर दूसरा, 1 रुपी का कॉइन है, तो वो सारे 1 रुपीज के कॉइन है और इस एक्सिस के अबाउट इसको हम सारा मूव कराते हैं तो सब डिस्क की तरह है। लेकिन हम जब एक जगह जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस के पैरेलल तो हम मास को ट्रैवल कर ही सकते हैं। सबको इकट्ठा कर दिया तो एक सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, हाफ एम आर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो रिंग की तरह होगा, एम आर स्क्वायर। और अगर ये सिलेंडर ऐसे है, मास एम, लेंथ एल है, रेडियस आर है, 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर शीट है, अगर ये हाइट h है, मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 1/6 mh स्क्वायर। यदि हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है, तो इसके हर एक्सिस जो इसके प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके अबाउट होगा 1/12 ma स्क्वायर। ठीक है, एक्सेप्ट द एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे मैं गैप बना दिया हूँ, मतलब ये जो एक्सिस है वो इस स्क्वायर शीट के परपेंडिकुलर है, जबकि ये सारे एक्सिस को मैं कंटिन्यूअस बनाया हुआ हूँ। ये सब क्या है, प्लेन से ही पास कर रहा है। तो ये सारे एक्सिस चाहे वो डायगोनल है, चाहे आप कितने भी एंगल पे इसको रोटेट कर दें, जैसे हम ये वाला एक्सिस मान ले या थोड़ा सा तो टिल्टेड मान ले, हो सकता है कि वर्टिसेस पास नहीं भी कर रहा हो, इसका भी आई है, इसका भी आई है। ठीक है, बट जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा वो हमारा 1/6 ma स्क्वायर। उसके बाद यदि हमारे पास ये अगर क्यूब भी है, तो सेम एक्सिस के अबाउट, सेम देखो क्यूब किस चीज से बना होगा, ऑब्वियसली जो क्यूब बना होगा वो स्क्वायर शीट से बना होगा। इसमें स्क्वायर शीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्यूब का भी होगा, तो 1/6 ma स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, स्लाइड लेंथ। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कि रॉड के लिए हम बात करते हैं, तो रॉड के लिए अपने को पहले भी हमने देख लिया, रिजिड रॉड के लिए एक साथ ही देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर, एल यहाँ पे लेंथ है, मास है, इस एक्सिस के अबाउट 1/3 ml स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड दो एक्सिस होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया। देखो जो डायमीटर के अबाउट रिंग का अपने को पता है,
इसके प्लेन में होगा और सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ये होगा 2 mr²/2 रिंग का डायमीटर के अबाउट। तो इसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करेंगे तो ये इसके टेंजेंट और इसके प्लेन में है ना, टेंजेंट मतलब इसी के प्लेन में होगा, तो 3/2 है हमारा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम बात करें। अगर हम डिस्क में बात करें तो डायमीटर के अबाउट 1/4 1/4 और इसको टेंजेंट के अबाउट बात करते हैं तो 5/4 है हमारे। उसी तरह से स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर में ये सारे जो हमारे सेंटर ऑफ डायमीटर है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा होगा, तो जो स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट हो जाएगा 2/5 mr² प्लस md² दैट इज mr² दैट इज 7/5। तो इस तरह से सबका टेंजेंशियल है ना और डायमीटर वगैरह का भी आपको ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। सर ये रॉड का भी प्लस करके लिख सकते हैं ना? हाँ, रॉड का भी लिख सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रॉड का अपने को एक एक्सिस के अबाउट पता है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट पता है कितना 1/12 ml² पता है, और हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारा दोनों एक्सिस पैरेलल है और ये डिस्टेंस जो दी है वो l/2 है, तो इस एक्सिस के अबाउट होगा 1/12 ml² प्लस md² दैट इज l/2 का स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा वो होगा 1/12 ml² प्लस ml²/4 ऑब्वियसली 1/3 ml²। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। थ्योरम तो अपने पास है ही और ये लिस्ट अपने को याद रहेगा, तो हम इजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा इसमें कि स्क्वायर शीट है, इसके सारे एक्सेस के अबाउट अपने को पता है 1/12 ml² एक्सेप्ट द परपेंडिकुलर एक्सेस जिसके अबाउट 1/6 ml², राइट। तो अब मान लो कि इस एक्सेस के अबाउट निकाल, ये 45, ये भी 45, क्या होगा? स्क्वायर शीट है, साइड लेंथ a है और मास m है, थोड़ा सा बताइए इसको। अरे इस डायमीटर के अबाउट अपने को पता है ना 45 या 90 है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो ना, इस एक्सिस के अबाउट डायमीटर से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट तो अपने को पता है, ये कितना पता है 1/12 है m², यस सर। है ना। अब ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है और ये डिस्टेंस अपने को स्क्वायर में पता है d = a/√2 होगा। टोटल स्क्वायर की जो डायगोनल्स √2a लेंथ की होती है, तो हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a/2 होगा ना। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो 1/12 ma² प्लस मास इंटू d a/√2 का स्क्वायर, ये कितना होगा सर इसका आंसर 1/12। 7 m²/12 आ रहा है। हाँ 7/12
ठीक है ना। सर ये डायमीटर अब से जो पास कर रही है एक्सिस उसके वो पैरेलल कैसे हो गई? ये पैरेलल होगी ना, देखो पैरेलल यहाँ पे देखो, ये 45 है, 45, ठीक है। तो 45 यहाँ से, जब 45 है टोटल, ये 90 डिग्री है। यहाँ से देख, पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या होता है? पैरेलल एक्सिस का मतलब है ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। ये 45 है, ये भी तो 45 होगा, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर होते हैं। होता है ना, जैसे ये एक दो लाइन पैरेलल होता है। सर ये डायग्राम ये समझ हमारा नहीं आ रहा ऐसे। ठीक है बताता हूँ। सर पीछे करना एक बार स्लाइड, हाँ, इससे पीछे वाला। और पीछे ऐसे। ओके सर। हो गया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स है, ठीक है। और अब आपको बताना है कि ये वाला जो एक्सिस है, इसके अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है, फिगर में नहीं दिख रहा है बट पैरेलल इसको आप मान लीजिए, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन जो होता है इसका इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, तभी तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, यस सर। है ना। अब यहाँ से ये देखो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है वो ए बी है। फिगर में, क्वेश्चन में ये 45 डिग्री दिया है, और जो डायगोनल्स है ये भी 45 होता है। डायगोनल्स, स्क्वायर के डायगोनल्स 45 45 पे जाते हैं। कहा नहीं, फिजिक्स यहाँ पे पास हो गया है, मैथ्स पे फंसा हुआ है फिजिक्स की, तभी तो मैं कह रहा हूँ। एक बच्चा जो है ना, यहाँ पे कल सेंटर में आता है, सर मेरा सारा सब्जेक्ट ठीक चल रहा है, फिजिक्स थोड़ा वीक चल रहा है। फिजिक्स की तो समस्या बहुत भयानक रहती है। ये तो अच्छा है कि इतना कम है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है और कंपेयरिंग है ही नहीं। ये डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। मेडिकल वालों के लिए स्पेशली, आईआईटी वालों के लिए फिजिक्स मैथ दोनों एक साथ जैसा होता है तो चल जाता है। मेडिकल वालों के लिए ये थोड़ा सब्जेक्ट इंटायरली डिफरेंट। बहुत कम बच्चे हैं, अगर परसेंटेज सर्वे करोगे तो 100 में आपको 5 ही मिलेंगे जिनका फिजिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में उसको लगता है। और लेकिन यही 5 का सिलेक्शन भी होता है, ये भी सच्चाई है। फिजिक्स आपको रास्ता रोक के रखता है, जब तक फिजिक्स ठीक नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा, बाउंड्री पे रहोगे। तो यहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा। देखो अंकुश, आपने पूछा था ना, तो इसका ये मतलब हो सर गया ये कि आपने ये टेढ़ी बनाई है ना, ये मतलब इन एंड आउट थोड़ा ना बनाई है। टेढ़ी बनाया है ना, ये मतलब वो 45 बोल दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बट ये दोनों पैरेलल है, ये और ये यस आपस सर। में पैरेलल। ओके सर। सर हाँ, सर ये जो आपने बताया था, ये एक्सिस जो परपेंडिकुलर है उसका एम स्क्वायर बाय 12 नहीं होगा। तो सर परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब, ये थोड़ा समझ नहीं आया। परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। उसका देखो, जैसे मान लो मैंने ये बताया आपको, ये साइड लेंथ ए है, ये तो ये जो एक्सिस में ले रहा हूँ वो मान लो स्क्वायर सीट है, तो इसी के प्लेन में ये लाइन है, ये भी इसी के लाइन में है, जो उसके डायगोनल्स होते तो ऑब्वियसली उसके प्लेन में ही होगा। ये भी उसी के प्लेन में है, ये भी इसके प्लेन में है। और ये मैं लाइन ले रहा हूँ जिसको मैं डॉट से लिख रहा हूँ, डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन बताया ना, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है ना, 12th यस क्लास सर। में। यस इसमें सर। डॉट क्रॉस का मतलब क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसको डॉट एंड क्रॉस बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हूँ मैं, डॉट लिया हूँ। अब आयतन में इसके अबाउट है 1/6 m², मतलब ऐसा एक्सिस जो कि इस प्लेन
के परपेंडिकुलर है। प्लेन मतलब जैसे आपके पास कॉपी का प्लेन है, कॉपी का प्लेन है, तो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर अपना पेन रखो और सेंटर ऑफ वहां से पास कराओ, वो एक्सिस के अबाउट 1/6 m²। यस सर, अब आया। आया या नहीं आया अभी? ओके, तो देखो ये चीज जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा यहाँ पे इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर, इन चैप्टर एक्सरसाइजेस बी का, ठीक है, देखते हैं होमवर्क दे रहे हो क्या सर? इसमें हैं। होमवर्क दे रहे हो क्या? हाँ हाँ होमवर्क दे रहा हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है और इन चैप्टर एक्सरसाइज बी है। टाइम तो हो गया सर ना आपका? उसमें मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ आई जेड, जो जेड एक्सिस होगा वो डॉट ए क्रॉस में होगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स है 1/12 m², और आई वाई भी 1/12 m², दैट इज 1/6 m²। तो स्क्वायर की कोई भी दो डायगोनल्स को आप एक्स, मतलब स्क्वायर की कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर लाइंस को हमने कहा कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये भी अगर ले लें तो भी हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 भी होगा, इसके अबाउट 1/12 भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बेस पे भी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 में यहाँ पे 3 रिंग्स है, देखो यहाँ पे 3 रिंग्स है ऐसे, और 3 रिंग्स का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब इस केस में क्या करोगे, देखो इस एक्सिस के अबाउट बताना। यहाँ पे देखो ये जो एक्सिस हो गया इसका तो डायमीटर हो गया रिंग का, तो रिंग के डायमीटर के अबाउट पता है, ऊपर वाले का डायमीटर हो गया, और जो नीचे वाला इन दोनों है वो क्या है, इसके टेंजेंट के अबाउट आपको पता करना है। ऊपर वाला तो डायमीटर हो गया और नीचे वाला जो दो है वो टेंजेंट के अबाउट हो गया, तो टेंजेंट के अबाउट आप निकाल देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। सो दिस इज द होमवर्क, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज बी यू हैव टू सॉल्व। इसमें एकदम Okay. सोच सोच के कीजिएगा, ठीक है, और जो ना बने तो फिर हम अगले क्लास में डेफिनेटली आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट जरूर कीजिए। देखिए अटेम्प्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, एंड अगर कंफ्यूजन होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो उसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं बन रहा है। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्रॉस कर लिया, सेकंड स्टेप उसको सीखना होता है, इसलिए डोंट वरी। आप चैप्टर को थोड़ा थोड़ा फिजिक्स को रोज पढ़ते रहिए, 1.5 घंटे 2 घंटे फिजिक्स पर डे पढ़िए, ठीक है, चलिए सर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ जी बोलिए। सर आप अभी डाउट ले रहे हो क्या? हाँ बता देता हूँ अर्षित, बोलो बोलो, बताइए तो। बोलो तो आशी। यस सर। सर मुझे थोड़े वर्क एनर्जी पार में से थोड़े से है, मतलब अरे ऐसे कहीं से पूछना भी था। हो, डाउट डाउट कहीं भी पूछो, कोई बात नहीं, जहाँ से हो आप पूछो, कोई दिक्कत सर तब वर्क डन होता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है या सिर्फ एक ही होती है एक बार में? वर्क डन जो होती है तो दोनों होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल। लेकिन जब सिर्फ पार्टिकल्स होता है तो पार्टिकल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है पार्टिकल्स का, तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्क डन इसमें जाता है काइनेटिक। लेकिन अगर आपको जनरल स्टेटमेंट आता है कि वर्क डन से क्या क्या एनर्जी चेंज होता है, उसका आंसर होना चाहिए बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सर दोनों हो सकती है ना कभी, मतलब कोई एक बॉडी पर, मतलब दोनों? हाँ दोनों दोनों हो सकती है।
जैसे Yes. मान लो कि आपने किसी पार्टिकल्स को फोर्स इस पे लगाया और बहुत ही एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ले, एक्सेलरेशन से धीरे धीरे ले जाओगे तो सिर्फ वर्क डन किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं किया। लेकिन यदि आप फास्ट फास्ट ले जाओगे तो इसमें वर्क डन दोनों काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज कर रहा है क्योंकि इसमें स्पीड आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है, तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। Yes, sir. हम्म, हाँ सर, जो MEC है उसमें हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों लेते हैं, मतलब उस पे क्यों थ्योरम लगाते हैं वाली? कौन सी? सर मैकेनिकल MEC? एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स पे क्यों लगाते हैं? हाँ, क्योंकि जो अदर जो फोर्सेज होता है, तो अदर फोर्सेज जैसे डिसिपेटिव फोर्सेज हो गए, फ्रिक्शन की अगर हम मेनली बात करें तो फ्रिक्शन जब भी वर्क कर देता है तो सिस्टम से एनर्जी को निकाल देता है, मतलब एनर्जी को वेस्ट कर देता है। तो जब सिस्टम से एनर्जी निकल जाएगा तो उसकी कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल में लॉस एंड गेन में हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपके पास 10 रुपीज था, आपने इससे मान लो कुछ गोल्ड खरीद लिया, फिर आपने गोल्ड को सेल करके 10 रुपीज आपके पास आ गए, फिर आपने 10 रुपीज से गोल्ड ले आया, फिर गोल्ड से 10 रुपीज ले आया। तो कहने का ये मतलब हो गया कि ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन जब बीच में फ्रिक्शन आ जाता है तो काइनेटिक और पोटेंशियल पूरा का पूरा इंटरचेंजेबल नहीं रहता। जैसे मान लो काइनेटिक से पोटेंशियल आ गया, ये 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि 9 जूल का हो, फिर जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी 8 जूल का हो जाएगा, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल होगा तो अब कन्वर्जन 7 जूल का हो गया। देखो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो रहा है ना, सो एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यस सर। बट कंजर्वेटिव फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एनर्जी को रेस्टोर करता है, मतलब ये अपनी एनर्जी को क्या करता है, वापस से रिट्रीव करता है, ठीक है, रिट्रीव करता है, रिगेन करता है, मतलब जितना जितना एनर्जी वो दिया है फिर वो एनर्जी उतना ले लेगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंट में ही होता है। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंट में ही होता है। ओके सर। सर हाँ जी बोलिए। सर तो कुछ बात करनी थी, कर लूं अभी? हाँ बात कर लीजिए जरूर। सर वो ना मतलब मेरा फिजिक्स का पेपर में इस बार अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, मतलब छूट गया, तो मैं कैसे टाइम टेबल बैठाऊं? हम्म, छूट गया आपका, टाइम के कारण छूट गया। हाँ सर, मतलब देखो पूरा टाइम, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। देखो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप बायो हो गया, तो केमिस्ट्री हो गया, तो इन बायो को ना करीब करीब ये मान के चलो आपको, वैसे तो अलॉटेड टाइम 1 आवर्स होता है, इसको हमें कम से कम जो है ना 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए, हार्डली 40 मिनट्स। इससे ज़्यादा आप टाइम अगर लगा रहे हो 35 से 40 मिनट्स में आपको पूरा अटेम्प्ट कर लेना पड़ेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके एक सर। आप उसके बाद क्या है ना, इसमें बच गया मान लो कि 20 मिनट्स, ठीक है, और ये तो आपको पूरा ले लेगा, केमिस्ट्री 1 घंटे तो पूरा ले लेगा आपको, ठीक है। तो ये 20 मिनट जो आप एक्स्ट्रा बचाओगे तो अब फिजिक्स के लिए हो गया 1 आवर 20 मिनट। तो ओके 1 आवर 20 मिनट आपको फिजिक्स के लिए स्पेशली देना पड़ेगा। अगर आप इससे कम टाइम दोगे, नीट के अंदर भी बोल रहा हूँ, तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, फिजिक्स के क्वेश्चन अभी छूट जाएगा। और ये भी नहीं है कि आप अगर जैसे मान लो कि फर्स्ट में अटेम्प्ट अगर फिजिक्स कर लेते हो तो भी आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरा एनर्जी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा फिजिक्स के अंदर, तो फिर आप बायो नहीं कर ओके सर। पाओगे। सर पहले बायो करनी है, हैं? पहले बायो करनी है ना? हाँ पहले बायो करनी है, पहले बायो करो ओके और सर। उसको बहुत कम देर में निकालो एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि यही हमारे सफलता का राज है, ठीक है ना। अगर आपने बायो में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो फिर आपको फिजिक्स भी छूट जाएगा, फिर होगा ही नहीं सिलेक्शन। ओके सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके। और बाकी कोई दिक्कत हो बात कर लीजिएगा।
ओके सर। सर आप वैशाली वाले सेंटर पे ही रहते हो ना? मैं तो गोपालपुरा पे रहता हूँ, तो आपको जब भी जरूरत हो ना मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर तब नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी होती है तब उसे बाउंड स्टेट क्यों बोलते हैं? मतलब बाउंड स्टेट क्या होता है? ऑन स्टेट का मतलब होता है, देखो एक तो आशी एक जो काम है वो नहीं कर रही हो आप। डाउट्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन काम क्या हो रहा है ना, आप पीछे पीछे चलते हो। और जो आउटपुट आना चाहिए ना, उससे भी बेटर आउटपुट आएगा यदि आप साथ साथ चले। यस सर। जैसे अभी रोटेशन में अभी क्या चल रहा था पिछले क्लास में? सर अभी तो टॉर्क चल रहा था। टॉर्क। यस सर। टॉर्क बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बता दिया था। यस सर। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम में बता दिया था। यस सर। तो टॉर्क मतलब वो क्वेश्चंस कर रहे थे क्या टॉर्क से? हाँ सर, थोड़े से किए थे, मतलब थोड़े फोर्स, मतलब इधर लग रहे तो फिर इसका टॉर्क एक बार नोट्स आपने बनाया है क्या इसका रोटेशन का? यस सर। उसका लास्ट एक बार थोड़ा क्लिक करके मेरे को भेजना, तो ओके सर। एक बार अभी भेजना तो देखो मैं क्या है इसमें। इससे एक बार पीछे वाला शीट भेजना, लास्ट क्लास का भेजना, और टॉर्क से पहले वाला टॉपिक भेजना। यस सर। ठीक है आशिक, ओके। सर इसके बाद एंगुलर मोमेंटम था। हम्म ठीक है समझ। मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखे थे, मतलब नोट्स तो वैसे अच्छा लिख लेते हो तुम, साफ सुथरा नोट्स लिखते हो। अच्छा, ये बहुत एसेट्स है, ये आगे काम करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना इस नोट्स में। एक चीज थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कि इस नोट्स में ना साइड में जैसे बीच बीच में खाली है ना थोड़ी जगह, उसमें लैंग्वेज लिखो कि हमने क्या किया है, क्वेश्चंस क्या है और हमने क्या किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है। क्योंकि जैसे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, बहुत दिन के बाद जब 12th में आप चले जाओगे ना, यस। ये सारे कॉपी से पढ़ने में आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस में था क्या है, क्योंकि तब तक माइंड से सब मिस हो जाता है। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अगर मेमोरी शार्प है आपका,
तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होगा यस आपको सर। कि जैसे कोई क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज तो वहाँ रहता नहीं है, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन ये है, तो उस क्वेश्चन को आप पेंसिल से ही ना नोट्स के साथ में हर जगह को लिख ओके लिया करो। पेंसिल से लिख लोगे तो आप एनी टाइम उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये काम कर लेने से थोड़ा सही रहेगा। चलिए आप पूछिए। और क्या डाउट है? सर बाउंड स्टेट। हाँ, बाउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर इन दोनों में ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पे जो दो पार्टिकल्स है जिसको आपने सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से, उन दोनों में आपस में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सन है और सन के अराउंड अर्थ मूव करता है, तो अर्थ और सन के बीच में एक बाउंड स्टेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अर्थ और सन का जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करती है, जब भी बाउंड स्टेट में होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। समझ में आया? अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जब सन है और इससे इनफाइनाइट सोर्स पे जब वो था, मान लो सन से बहुत दूर अर्थ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो इसकी एनर्जी को, अर्थ की एनर्जी को जीरो माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ इसके पास आता है, अर्थ को शुरू में मान लो कि अर्थ का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, तो ये इनफाइनाइट से जैसे जैसे ये पास होगा, अट्रैक्शंस के कारण इसकी जो एनर्जी होगी जीरो से डिक्रीज करेगी, तो जीरो से डिक्रीज होगी तो नेगेटिव होगा। अट्रैक्शंस के कारण एनर्जी डिक्रीज करता है, अब इसकी एनर्जी डिक्रीज होगा, तो किसी स्टेट पे जब ये आएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगा, और ये बाउंड स्टेट में होगा। मतलब अब ये सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ चुका है, पहले फील्ड से बाहर था, अब ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ चुका है। उसी तरह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की एनर्जी क्या है, बाउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। ओके सर। सर इसका क्वेश्चन क्या आता है, मतलब कैसे पूछते हैं इसके फिर क्वेश्चंस? तो इसमें जो वर्क पावर एनर्जी में जो आपका क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, इसमें जो क्वेश्चन अपने मैथमेटिक्स में आता है वो एनर्जी का फंक्शन दिया, बाउंड स्टेट से है कि यहाँ पे एनर्जी का फंक्शन दे दिया, और एनर्जी मान लो माइनस एक्स स्क्वायर है। ये है टोटल, ये हमारा क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यू जो होता है मान लो एनर्जी का फंक्शन है प्लस एक्स स्क्वायर मान लो, राइट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो कंजर्वेटिव फोर्स हम निकाल लेते हैं माइनस डी बाई डी एक्स। जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स वाला सिस्टम होता है वो भी एक बाउंड स्टेट होता है। माइनस टू एक्स इसका क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो यहाँ पे जब कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम में जब एनर्जी मिनिमम में होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब एनर्जी मैक्सिमम होता है तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी जब मैक्सिमम होगा अनस्टेबल, और जब एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक बाउल है और यहाँ पे कोई बॉल है, तो यहाँ पे क्या है, देखो नेट फोर्स भी जीरो है,
ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब इसको थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट कर दो, तो हमेशा इसकी टेंडेंसी होगी इसी पोजीशन पे आने की, फिर ये इधर को आ जाएगा, फिर इसकी टेंडेंसी होगी इधर आने की। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल हमेशा आना चाहता है। तो इसका ये मतलब हो गया इस पे कोई ना कोई रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। मतलब हम एनर्जी मिनिमम का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होगा। यहाँ पर भी यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों को मिला देते हैं तो मैकेनिकल, और पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स निकालते हैं। तो इससे जो मैकेनिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। 12th क्लास में जब जाते हैं तो बाउंड स्टेट से क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। अब भी बाउंड स्टेट से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, आएंगे तो एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स करके कंजर्वेटिव फोर्स निकालना पड़ेगा। आपको ये बताना रहेगा कि किस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस पोजीशन पे अनस्टेबल है। ठीक है, ये सब बताना होगा। जहाँ एनर्जी मैक्सिमम होगा अनस्टेबल, जहाँ एनर्जी मिनिमम होगा स्टेबल। ओके सर। सर आपने ना इसमें एक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन दिया था ना, u इज इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स क्यूब। हमें बताना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है एट x इज इक्वल्स टू √2। सर एक बार ये वाला बता दो, इसमें ना मेरा सॉल्यूशन थोड़ा अलग ही आ रहा है। ux ये दिया है, हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स पहले निकालेंगे। डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 1, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो क्या माइनस 6 माइनस 3x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6। ये तो अपना पास कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होता है ना, तो पहले तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके कंजर्वेटिव फोर्स का इक्विलिब्रियम पोजीशन देख लिया कि x स्क्वायर अपने पास है 6/3 दैट इज 2, यानी x हो गया प्लस माइनस √2। x की यहाँ पे दो वैल्यू हो गई, एक प्लस √2 और एक हो गया माइनस √2। अब हम क्या करेंगे, dy/dx डिफरेंशिएशन हो गया था, है ना। तो अब डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन करते हैं तब तो फोर्स आता है, डबल डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलता है। तो अब इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन में d2u अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास एनर्जी कितना आया था, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया ये आया था। अब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। देखो अभी इसमें ये आया था ना, माइनस साइन हटा के सोचो, 6 माइनस 3x स्क्वायर आया था डिफरेंशिएट करने के बाद। इसको ये करते हैं 6 का 0 और सर 3 इंटू 3x एक्स स्क्वायर स्क्वायर, माइनस 6 आता ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो माइनस साइन लगा के किया था ना। कंजर्वेटिव फोर्स माइनस dy/dx होता है, राइट। तो ये माइनस साइन लगता है, लेकिन जब हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ d2u अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं। जैसे ux अपने पास दिया हुआ है 6x माइनस एक्स क्यूब, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया 6 माइनस 3x स्क्वायर, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो 6 का 0 माइनस 6x होगा। यस सर। अब डबल डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 6x। अब x की दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके देखो, जहां पे d2u अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, d2u अपॉन dx स्क्वायर जहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है वहां पे मिनिमा है। और d2u अपॉन dx स्क्वायर जहाँ पे नेगेटिव आ गया वहां पे मैक्सिमा है। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब हो गया यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, u यहाँ पे मिनिमम है, और यहाँ पे u क्या है, मैक्सिमम है। मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी ज्यादा होगा तो वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और एनर्जी कम होगा तो वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो d2u अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया मिनिमम, राइट, और मिनिमम मतलब हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब देखो x के किस वैल्यू पे
वैल्यूज पॉजिटिव आ रहा है। और हमें तो x की रूट किस 2 आई वैल्यू, रखनी पड़ेगी ना प्लस, क्योंकि वो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों दे है ना, रखा है। x प्लस रूट टू और x माइनस रूट। अब x रूट टू को ये d2 अपन dx स्क्वायर है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा यस सर, है ना। सर वही गलती हो गया था, x मैं तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस। हाँ, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो गया। यस सर, मैंने 3x² माइनस 6 से ही कर दिया था डिफरेंशिएशन, तो वो गलत आ गया। वो फोर्स के लिए माइनस साइन लगाते हैं, जबकि डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके सर। और सर जो आपने प्रॉब्लम विद स्प्रिंग बताया था ना, जिसमें एक बॉक्स जाके स्प्रिंग को मतलब टकराता है और फिर वो रुक जाता है बॉक्स, सर एक बार अब वो वाला आप समझा जैसे दो। आप भी पूछती हो तो उसी के आसपास के क्लास में ही, क्योंकि अभी अभी होता क्या ना, जैसे रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशन अभी वर्क पावर एनर्जी पे आप ध्यान लगाए हो, रोटेशन को छोड़ दोगे, उसका भूल जाओगे, फिर रोटेशन शुरू करोगे, तो वो एक्चुअली जितना आउटपुट आना चाहिए ना, साथ साथ देखो अपने स्टडीज को दो पार्ट, ये बैकलॉग और एक करंट रनिंग टॉपिक, इन दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई करो, क्योंकि अभी आगे का चैप्टर्स पे मैं इसलिए तरीका बता रहा हूँ, पीछे पीछे चलोगे तो उससे जो आउटपुट आना चाहिए कम आएगा, सीख जाओगे लेकिन मतलब जितना आना चाहिए ना उतना नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा सा साथ साथ चलिए। अभी जो भी टॉपिक जैसे आज पढ़ाऊंगा आपको, उसमें रोटेशंस के केस में आज पढ़ाऊंगा, टॉर्क बता दिया था, तो टॉर्क इक्वेशन और रोलिंग मोशन आज बताऊंगा। तो रोलिंग मोशन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोलिंग मोशन जैसे आज क्लास के अंदर तो आज समझ जाओगे, लेकिन बाद में फिर जो है ना भूल जाओगे, ये चीज है। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये ब्लॉक था, है ना, और ब्लॉक की स्पीड v थी, और यहाँ पे स्प्रिंग था। मैंने आपसे पूछा था कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या हो, यही पूछा था ना शायद। यस सर। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, जब ब्लॉक स्प्रिंग के साथ टच होगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। यस सर। अब ये m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से है, तो इसमें सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अभी स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर होता तो हाफ के स्क्वायर से मेजर करते, लेकिन स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, देयर इज नो एनी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ m मास का जो ऑब्जेक्ट है v स्पीड से जा रहा है टुवर्ड्स द स्प्रिंग, तो यहाँ तक तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो इसकी स्पीड यहाँ भी v ही है। नाउ इट हैज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब इसे v से स्प्रिंग की तरफ बढ़ा, अप्रोच किया, स्प्रिंग जैसे जैसे आगे ब्लॉक बढ़ेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा, दबता जाएगा, यस सर। इसकी नेचुरल लेंथ कम होती जाएगी, है ना, नेचुरल लेंथ इसकी कम होगी, क्योंकि ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो ये लेंथ कम होगा, तो अभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हो रहा है वो एनर्जी से ही मिला होगा। मैंने कहा कि काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इंटरचेंजेबल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब तक बढ़ सकता है, जब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी ड्रेन कर ले, और पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी ड्रेन कर लेगा तो ब्लॉक रुक जाएगा। यस सर। फोर्स से सोचिए, फोर्स से सोचिए कि m मास है, इसकी स्पीड v है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ पीछे लगा रहा है, f स्प्रिंग, तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होते 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 इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ब्लॉक रुक जाएगा फाइनली, है ना, इसकी स्पीड फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, तो ब्लॉक रुक जाएगी, तो रुक जाएगी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी खत्म तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैक्सिमम हो गया, तो इस कंप्रेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो पोजीशन जहां पे हाफ mv स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ना, वो x यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन देगा। ओके सर। क्लियर? यस सर। और बताइए।
सर तो इसमें मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम हाफ के एक्स स्क्वायर लेंगे। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ सर के एक्स स्क्वायर। माइनस में नहीं लेंगे क्या, क्योंकि मतलब वो अपोजिट लग रहा है ना नहीं, डायरेक्शन। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी देखो, इस पे या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो हम इसको करेंगे ऐसे। बिफोर कंप्रेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, और आफ्टर कंप्रेशन काइनेटिक एनर्जी 0 और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के। माइनस साइन वगैरह वर्क डन वगैरह में लेते हैं, एनर्जी में माइनस साइन नहीं लेते, सिर्फ हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होता है स्प्रिंग की। में एनर्जी एक स्केलर वैल्यू, जो वर्क डन की जब बात करते हैं तो प्लस माइनस साइन लेते हैं, जब वो कंप्रेशन होता है या इलोंगेशन होता है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव होता है। ओके ठीक है, सर इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर भी लेंगे क्या, मतलब आपने उसमें एम स्क्वायर लिखा था हाफ नोट्स में। हाफ के एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं लिखा था, कहाँ था देखो, ऐसा तो नहीं है। वो ये स्क्रीनशॉट तो लिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी करो ना, साथ साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सर पहले पढ़ा देखो था, होता फिर है ना थोड़ा दिमाग से निकल गया था, तो एक बार फिर से रिवाइज ये कर रही हूँ। ये जो है ना, ये जो मास कहाँ से आ जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना। मास तो आएगा नहीं, मास काइनेटिक एनर्जी में आता है ना, हाफ एम यस ई सर। स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का। ओके सर। हम्म, और सर जो आपने ना दो डेरिवेशन करवाई थी ना, कांस्टेंट फोर्स की और वेरिएबल फोर्स की डब्ल्यू हम्म, में, सर उसमें ना हम्म, कांस्टेंट फोर्स में ना मेरी 2-4 लाइन रह गई थी, मतलब लिख रही थी, तो बीच का छोटा हुआ है। लिखा ही नहीं था। ओके ओके ओके, कांस्टेंट फोर्स देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू प्लस 2 था ना। कांस्टेंट फोर्स के लिए इसको m/2 से वर्क एनर्जी थ्योरम को जैसे हम प्रूव कर लेंगे तो उसको m/2 इंटू यू स्क्वायर हो गया प्लस m/2 इंटू 2as हो गया। अब ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल स्पीड है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल स्पीड होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये एम ए जो होता है मास इंटू एक्सलेशन फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। यहाँ से के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। ये है फॉर यस कांस्टेंट फोर्स। ओके सर। यस सर। और सर जो काइनेमेटिक्स अच्छा, के लॉ। एक काम कर सकते हो, अपना नोट्स आप शेयर कर सकते हो क्या ग्रुप पे? हम्म, आशी यस सर। सर पूछ रहा हूँ, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर जैसे प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, बट पूछ रहा हूँ। अब इसमें शेयरिंग की बात होती है। अब अपना क्योंकि कई बच्चे, मुझे लगता है ना, कोई बच्चे लिख नहीं रहे हैं वो, तो और तो मेहनत लगती है नुकसान हो जाए। पूरी, और दूसरे उतार लेते हैं सीधे, तो ऐसा हैं लगता है सर, मतलब इतना क्या? मेहनत लगता है लिखने में और फिर दूसरे जने बस उतार लेते हैं, मतलब कोई तो बिना सोचे समझे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन अब ये है कि देखो, तुम्हें इसमें महान बनना पड़ेगा, तुम्हें ग्रेटनेस दिखानी पड़ेगी। यदि दूसरे बच्चे को दे देते हो तो काम आ जाएगा। देखो, तुम्हारा तो लक्ष्य है देखो कि 700 नंबर आ जाए, दूसरे से क्या मतलब है। अगर मान लो तुम्हारे 700 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, अगल बगल दोस्त कलीग से क्या लेना देना है। यस सर। ठीक है? तुम अपनी जिंदगी में, अपना लक्ष्य है ना तुम्हारा, तो इसलिए शेयरिंग में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर शेयर कर दोगे तो ये हो जाएगा कि ना बच्चे को नोट्स मिल जाएगा। तुम नोट्स ठीक लिखती हो, मैं देखा हूँ, साफ सुथरा लिखती हो। और जो वही बच्चा लिख सकता है जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई जिसको समझ में आती है। ठीक है, अभी टेस्ट के भी तुम टॉपर हो। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, आगे उम्मीद है ऐसे ही चलते रहेगा तो तुम्हारा मेडिकल भी हो जाएगा।
लेकिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा ये, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं ना, मूड फ्लक्चुएट करते हैं। जिस दिन तुम्हारा पढ़ने में मन बंद हुआ तो फिर वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो अपने आप को मेंटली कूल और काम रखते हुए, हर सिचुएशंस को झेलते हुए और अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखना, ठीक है। ये ओके सर। 11th हो गया, फिर 12th में भी आपको थोड़ा सा रिसेंटली करना पड़ेगा काम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर डे जो है ना, कम से कम 8-10 घंटे पड़ेगी मिनिमम। मतलब 8-10 घंटे मतलब है, डोंट वेस्ट द टाइम। अगर आपको लगता है कि हमारा 15 मिनट में वेस्ट हो रहा है कहीं पे, वेस्ट मत करो। नो ओके टीवी, नो गॉसिप, नो रिलेटिव्स एंड नो टेंशन, नो स्ट्रेस, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। यस सर। और जितने जब भी आप स्टक हो जाते, जब लगता है कि हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। ये स्ट्रेस से बाहर होने का एक ही तरीका होता है, वो होता है दिमाग लगाना और मेहनत करना। स्ट्रेस में सिर्फ स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस से बाहर नहीं होते लोग। और प्रार्थना में कोई चीज़ है, प्रे भी करना चाहिए टू गॉड कि जल्द से जल्द मैं इस चीज़ से बाहर हूँ, ठीक है। यस। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, यस। सो कर देना जैसे कभी अगर हो, पर प्रेशर नहीं है, बट अगर पूरा जैसे नोट्स कंप्लीट हो जाता है देन शेयर द नोट्स। और ये भी तो एक देखो कि तुमने कितना सामाजिक कल्याण किया है। तुम्हारे तुम्हारे नोट्स सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम लीडर हो गए ना फिर समाज के। तुम आगे आगे, सारे बच्चे पीछे पीछे। ओके, चलो ओके पूछो। सर, काइनेमेटिक्स के डाउट थे वो रह ही गए थे ना। डायनामिक्स के पुराने पुराने डाउट्स। सर वो तो पहले कर रखे थे, फिर वो होते ही नहीं, मतलब इतना टाइम निकल जाता है। जैसे मैंने ये भी कहा है ना साथ में कि